हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप फिजिक्स के मॉडल पेपर पर वीडियो बनाइए। मतलब आप हमको ये बताइए कि सर फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, क्या फिजिक्स का पेपर इजी रहेगा या टफ रहेगा। अगर आपको भी फिजिक्स से भाई डर लगता है ना, तो ये पूरा मॉडल पेपर आप लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आएंगे। तो देखो, जब आपको पेपर मिलेगा भैया ना, यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना। 2027 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का ये मॉडल पेपर है। पेपर कोड है 346 पीटी और इस पूरे 70 नंबर के पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। भैया ये कोई ऐरा गैरा पेपर नहीं है, फुल सॉल्यूशन के साथ मैं ये पेपर आपको बताने वाला हूं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा पूरा पेपर करने के लिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। सबसे पहले नोट दिया गया भैया कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखो फिजिक्स का पेपर जो है ना बच्चों, ये 5 खंड में होता है। बहुत सारे बच्चे डर चुके होंगे, सर जी 5 खंड में होता है पेपर। देखो इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा और या, ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 1 नंबर वाला, खंड बा में अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा 1 नंबर वाला, खंड सा में लघुत्तरीय प्रश्न होगा 2 नंबर वाला, खंड दा में लघुत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर वाला और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर वाला। और खंड या में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, मतलब 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, करना एक ही होगा, ठीक है। अब चलिए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। भाई जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाने को, ठीक है। और ये पेपर बहुत स्पेशल है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोलता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले खंड आ होगा बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना वो 6 नंबर का आता है। देखो फर्स्ट, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे देखो का वाला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। कितने बच्चों को पता है भाई, फर्स्ट चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलम। भाई वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। ये जो न्यूटन प्रति कूलम है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई आगे बढ़ो, फटाफट वीडियो को आप लोग देखते चलो। और क्या करना है, पढ़ाई को एंजॉय के साथ लो। अगर उसको स्ट्रेस लोगे ना, मतलब उसको लेकर अगर आप चिंता करोगे भाई, तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिजिक्स का पी भी अगर नहीं आता ना, मैं बोर्ड एग्जाम तक ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि टेंशन फ्री हो जाओगे। चलो खा वाला देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भाई इस टाइम ट्रेंडिंग में है, इसको जरूर पढ़ लो। देखो निम्न प्रश्न में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया, सही विकल्प चुने। जैसे आपको एक अभिकथन ए दिया गया है, एक कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो अभिकथन ए क्या है कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत तथा विभव के घटते क्रम की दिशा में होता है। क्या यह सही है, कारण आर है, वैद्युत विभव का ऋणात्मक ढाल वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसका सही आंसर आपको बताना है। चलो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है, ध्यान से समझो। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। चौथा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं। अरे भाई आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो ये अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, मतलब वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत तथा विद्युत के घटते क्रम
क्रम की दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। और कारण आपका है कि वैद्युत विभव का ऋणात्मक ढाल वैद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या है, यही ऑप्शन सही होगा। ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, बस ध्यान से देखते चलो वीडियो को। और क्या करना है हमें, चलो भाई गा वाला क्वेश्चन देख लो, ध्यान से समझना। गा वाला, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ा जाता है, मतलब किस क्रम में जोड़ा जाता है। किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, या फिर उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, या फिर निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। अरे भाई, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चा पार्टी, इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों ना, तो सारे बच्चे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, फिर कमेंट में पीडीएफ लिख देना। और अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9918332305। ये मेरा नंबर है भाई, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको क्लास चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट करो। चलो घा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। मतलब एक प्रकाश किरण है जो वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। भैया आवृत्ति, मतलब अगर एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। दैट्स इट। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, घा वाला क्वेश्चन देख लो। हाँ, अंगा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। मतलब अगर आपको जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश। भाई चौथा वायलेट जो होता है, ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश जो है ये ज्यादा प्रभावी होगा। अगर जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो पराबैंगनी प्रकाश जो विकिरण है वो अधिक प्रभावी होगा। चा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, मतलब एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है मेरे भाई। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, सेकंड है कोटर, थर्ड है प्रोटॉन, फोर्थ है पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी क्या बता रहे हैं। अगर अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, कुछ नहीं भी आ सकते। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमारे लास्ट वाले चैप्टर से हैं, जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं। तो अभी आप वहां कहां पहुंचे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर है भाई, तो मुझे क्वेश्चन तो पीछे के भी बताने पड़ेंगे। तो टेंशन मत लो, आपका 6 नंबर जो है यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा, उस टाइम आप लोग हमसे जुड़े रहना भाई, एकदम तहलिका मचा देंगे। चलो अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बच्चा पार्टी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमारे टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे खंड बा, और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। विथ आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखो दूसरे का है गॉस की प्रमेय क्या है। देखो भाई 1 नंबर में आया है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, देखो जितने नंबर में आए उतने के हिसाब से लिखना है। देखो मैं सॉल्यूशन भी देने जा रहा हूं, मत लो टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। तो देखो भाई गॉस का प्रमेय क्या है। देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा φe वो उससे गुजरने वाला जो कुल आवेश है ना Q, उसका जो है 1/ε0 गुना होगा। यही तो कहा गया है भाई। देखो आप ध्यान से देखो क्या कहा गया है ऊपर डेफिनेशन में। देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो φe है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे पार्टी बच्चों, φe बराबर हम लिख सकते हैं, देखो φe बराबर हम लिख सकते हैं Q/ε0।
ये भी लिख सकते हैं, मतलब 1 का Q से गुणा कर देंगे तो ये Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे हमारे सोचेंगे सर जी Q तो आवेश है, φe विद्युत फ्लक्स है, लेकिन ε0 क्या है सर जी? तो ε0 है बच्चा पार्टी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है, ये हमारा ε0 है, समझ में आ गया। तो गॉस का प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो φe बराबर Q/ε0, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखो ये आपका खा वाले का आंसर है। आज जान लो भाई, ध्यान से समझ लो, आगे आगे तो हम पढ़ाएंगे ही, उसके लिए आप टेंशन मत लो। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर, मतलब ये दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब दूरी जितना ज्यादा बढ़ेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। दूसरा है वैद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, मतलब जो वैद्युत अपघट्ट का घोल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोड कितना डूबा है, कितना एरिया इलेक्ट्रोड का डूबा है, उसके क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। देखो ये क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो तीसरा वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर भी यह निर्भर करेगा। देखो विभिन्न वैद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बस हो गया, इतना आप नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो भैया। गा वाला क्वेश्चन है, एक दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। भाई ये फॉर्मूला है, चलो लिख ही देते हैं, थोड़ा नीचे चलेंगे स्लोली। ठीक है, ये देखो दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा? तो भाई इसका सूत्र होगा F/L बराबर, बहुत ध्यान से समझना तभी आप लोगों के समझ में आएगा, μ0/4π। ठीक है, इंटू हो जाएगा इंटू 2I1 इंटू I2/R। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? F है बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और प्रति L है लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर जो है इसका जो है फॉर्मूला मतलब मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख देना। कुछ बच्चे कहेंगे, देखो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा भाई, F/L क्या है? चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, उसके बाद में μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 है पहले चालक पर प्रवाहित धारा, I2 है दूसरे चालक पर प्रवाहित धारा, R है दोनों चालकों के बीच की दूरी, मतलब दो चालक हैं, देखो यहां पे समांतर हैं दोनों चालक। ठीक है, यहां इस चालक में I1 धारा बह रही है, इस चालक में I2 धारा बह रही है, दोनों के बीच की दूरी R है, यही तो है भाई, उसी का मैंने फॉर्मूला बता दिया है। F/L बराबर μ0/4π 2I1 I2/R न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो F/L है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है धाराएं, I1 है पहले चालक पर प्रवाहित धारा, I2 है दूसरे चालक पर प्रवाहित धारा, R है दोनों चालकों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ये मौके बार बार नहीं आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझो, ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको नहीं मिस करना है। चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसको भी मैं नीचे सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, पूरा पेपर मैं अभी जितना हो सकेगा आपका पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो ये देखो भाई, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण जो डेल m की वैल्यू दी गई है बच्चा पार्टी, वो हमें कितनी दी गई है, ध्यान से समझो, वो दी गई है 10
10 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है क्या, अपवर्तनांक n दिया गया है। n की वैल्यू जो दी गई है बच्चों पार्टी वो दिया गया है 1.5। हमें निकालना क्या है, हमें प्रिज्म कोण a की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा पार्टी एक फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लगा लीजिएगा। डेल m बराबर होता है, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, n-1 इंटू ए। ये आपका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। क्या होता है ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। डेल एम की वैल्यू है 10 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा। एन की वैल्यू है 1.5 है और -1 है और ये आपका ए है। अब इधर हम सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से, नहीं अभी इधर ही कर देते हैं। यहां पे 10 डिग्री ऐसे ही आपका रहेगा। देखो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा और ए हो जाएगा। इतना हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। अब इस साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो ध्यान से समझो, हमारा आया 0.5, ए बराबर हमारा आया है कितना आया है, देखो 10 डिग्री आया है, 10 डिग्री आया है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 10 डिग्री अपान 0.5। अब भाई सिंपल सा है, यहां पे आपको क्या करना है, 0.5 से 10 डिग्री को भाग दे देना है, या आप लोग खुद ही समझ सकते हो। अगर यहां पे हम दशमलव हटाते हैं तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से ऊपर भी गुणा होगा, नीचे 5 हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। अगर ऊपर भी 10 से गुणा कर दे, नीचे भी 10 से गुणा कर दे तो ये 20 आएगा। यानी कि 10 को जब हम, भैया ध्यान से समझो, जब हम 10 को काटेंगे 0.5 से तो 20 डिग्री आ जाएगा। कितना, 20 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि प्रिज्म कोण जो हमारा आ गया बच्चा पार्टी वो 20 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, मतलब हमें डेल एम दिया गया था, एन दिया गया था, ए निकालना था। डेल एम बराबर n-1 है, आपने सॉल्व किया, ए बराबर 20 डिग्री आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अंगा नंबर क्वेश्चन हमारा है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लो, और देहली आवृत से क्या समझते हैं ये भी क्वेश्चन देख लो। इन दोनों का मैं आंसर बता दूंगा अभी, और आपका यहाँ पे 6x1 यानी कि 6 नंबर बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे थोड़ा नीचे हम लोग, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, घा वाला हो ही चुका है, ये अंगा वाला। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है भाई, इसका एक डेफिनेशन है वो याद कर लो, काम खत्म है। देखो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दो कला संबंध स्रोत से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। बस हो गया, बस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 नंबर कंप्लीट करो। अब चलते हैं चा वाला, देहली आवृत्त क्या होता है भाई, बहुत सिंपल है देहली आवृत्त। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा, ध्यान से समझना। हेडिंग बढ़िया से डाल देना और ऐसे लिखना। देखो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होती है। इसे μ0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी महत्व है। मतलब भाई ये किसी धातु की सतह है, अब जब धातु की सतह होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब मान लीजिए इस धातु की सतह पर कोई प्रकाश आकर यहां पे गिरता है, ठीक है, ये आपतित प्रकाश है। तो क्या होगा, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। मतलब जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे इस आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होगी, ठीक है। तो यहां पे देहली आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं μ0 से। तो μ0 बराबर एक फार्मूला हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो फार्मूला होगा C/λ0,
क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट। अब यहां पे सी क्या है और लैम्डा नॉट क्या है, सी क्या है, लैम्डा नॉट क्या है, वो मैं बता देता हूं बच्चों। सी आपका है प्रकाश की चाल, पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। और लैम्डा नॉट जो हमारा है यह है देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये हमारा देहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यही आपका देहली आवृत्त का फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट बराबर सी अपान लैम्डा नॉट। सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट है देहली तरंगदैर्घ्य, बस हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया। चलो खंड सा पे अब हम लोग चलेंगे। ये भाई हमारा 2-2 नंबर का रहेगा और 4 क्वेश्चन रहेगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई, 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताने वाला क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, या आप लोग कमेंट कर देना फुल पेपर सॉल्यूशन, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन अलग से ले आऊंगा क्लास में, ठीक है। तो तीसरे का देखो, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 2 नंबर खा, 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का बल ज्ञात कीजिए। गा, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cos/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर भाई, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये पूरा सॉल्व कराऊंगा, इसके अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। घा देखो, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, 2 नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे मेरे भाई, 8 नंबर आपको मिलेगा। जो आपके सामने क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे खंड दा जो है ना, 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भैया ना कि 3-3 अभी तक हमने कितना देखा क्वेश्चन, देखो 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का आता लघुत्तरीय और 8 नंबर का लघुत्तरीय, अभी तो 20 नंबर कंप्लीट हुए मेरे भाई। अब जो लघुत्तरीय प्रश्न आ रहा है 3-3 नंबर वाला, ये 10 क्वेश्चन रहेगा, पूरे 30 नंबर भाई। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर के। तो जहां भी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस मिले ना, अटैक कर दो। चलो भाई, चौथे का देखो ध्यान से, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। खा देखो, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यह भी क्वेश्चन विद्युत धारा का बहुत इंपॉर्टेंट है। गा है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घा है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cos/2 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंगा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए, 3 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपके फिक्स हो चुके हैं। देखो इनको मैं आगे आगे सॉल्व कराऊंगा, आज आप पेपर समझ लो। फिर 5वें में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, 3 नंबर। गा है, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, 3 नंबर। घा है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, 3 नंबर। अंगा है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, 3 नंबर। भाई 15 नंबर के यहां पर भी हो गए, मतलब टोटल 30 नंबर के हमारे लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब आएंगे अपने भैया खंड या पे, मतलब 50 नंबर का तो पेपर हो चुका है, 20 नंबर का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब 4 क्वेश्चन करना है। देखो खंड या मतलब 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 20 नंबर बेटा ले जाओ। हर क्वेश्चन में ऑप्शन देखो 6 नंबर है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अथवा लगाए, नहीं पता तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिक्स है, फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस में डेरिवेशन ही आएंगे ज्यादातर, ये आप लोग बांध लेना। चलो अगला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही करना है। ऊपर 7वां, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और परिपथ बनाकर समझाइए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा लगाए, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। नियम आपको तो कोई छोड़ना ही नहीं है, सारे नियम पढ़ लेना भाई। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से नियम पर वीडियो बना दूंगा।
फिर चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। अथवा लगा है हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 9 नंबर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। अथवा लगा है पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचकर इसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है, मतलब यहां पे आपके 4 क्वेश्चंस थे, 5-5 नंबर के बेटा, 20 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, बस हो गया। ठीक है, और यहीं पर हमारा पूरा पेपर भी समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि पूरे 70 नंबर का पेपर हमारा फिनिश हो चुका है। देखो 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का लघु उत्तरीय, 8 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 30 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय, 70 नंबर हो गया। सबसे ज्यादा नंबर के भाई अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें दोनों को तो 38 नंबर के आते हैं। तो जहां भी लघु उत्तरीय प्रश्न मिले भाई अटैक कर दो। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दो और इन सब क्वेश्चन को रेगुलर पढ़ते रहो। तो कुछ ऐसा ही आपका फिजिक्स का जो है पेपर आने वाला है। मतलब ये मॉडल पेपर है, इसमें से क्वेश्चंस ज्यादातर आ सकते हैं। तो आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।